नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार बढ़ते कब्जे ने पूरी दुनिया को चिंतित कर रखा है। यहां की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण भारत के लिए भी चिंता की बात है। अफगानिस्तान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ने पर जिहादी और कट्टरपंथी ग्रुप कश्मीर में भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में भारत की रणनीति रही है कि अफगानिस्तान की उस राजनीतिक सत्ता से नजदीकी रखी जाए जो वहां के कट्टरपंथी समूहों को काबू में रख सके। इसके अलावा ईरान जैसे देशों के साथ व्यापारिक लिहाज से भी अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान में भारत के 400 से ज्यादा छोटे बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में इस समय दहशत का राज है। हर तरफ बम, गोले बारूद के धमाकों की आवाजें हैं। अफगान के ताजे हालात बेहद डरावने हो चुके हैं। तालिबान के आतंकियों के निशाने पर अब आम लोग आ चुके हैं। तालिबानी लोगों के घरों पर कब्जा कर रहे हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है, हाहाकार नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या तालिबान के कब्जे के बाद अब भारतीय निवेश पूरी तरह से फंस जाएगा? अफगान तालिबान की ये जंग भारत पर डालेगी क्या असर? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन तालिबान का आतंक, क्या भारत करेगा जंग? जी हां, महत्वपूर्ण सवाल। और आज इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की करेंगे कोशिश। अगला सवाल यह है कि काबुल में मची रार, क्या करेगी भारत सरकार? अफगानिस्तान पर चुप्पी कहीं डुबो न दे करोड़ों का निवेश। तालिबान को फिर उठाना कहीं घाटी तो नहीं है निशाना? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ए.के. चतुर्वेदी, मेजर जनरल रिटायर्ड है, ये भी आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। जे.के. त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक है, वो हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। सतीश सिंह, विदेश मामलों के जानकार है, आपका भी बहुत स्वागत है। यतेंद्र खेमका, अर्थशास्त्री है, आपका भी बहुत स्वागत। और प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ प्रोफेसर विवेक सिंह। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अनुज माथुर जी आपके साथ करना चाहूंगी। सर, अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में तालिबान का वर्चस्व तेजी से बढ़ता हुआ। तालिबान का दावा 85% क्षेत्र पर वो कब्जा जमा चुका है। ऐसे में भारत के लिए ये सिचुएशन किन किन मायनों में चिंता खड़ी करती हुई? देखिए शिल्पा, मैं आपको इसको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो आज के जो परिस्थिति है वो क्या है, उसके बाद इस आज की परिस्थिति के वजह से आने वाले समय में क्या किस प्रकार के हालात वहां पर पैदा हो सकते हैं, किस प्रकार की हमारे पास उनके पास चीजें हो सकती हैं, वो जानना जरूरी है। उसका असर फिर भारत पे क्या होगा और उस असर को नेगेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये बात हम आगे चल के आज के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो वहां परिस्थिति है, वो परिस्थिति ये है कि तालिबान ने वहां पर बहुत आगे अपना कब्जा जमाया है। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है कि उसने पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है और अब वहां सब कुछ अफगान नेशनल आर्मी जो है समाप्त हो गई है। वहां पर ये जो परिस्थिति है ये काफी समय इसी प्रकार चलने वाली है। एक गृह युद्ध जैसी अवस्था वहां पर आ गई है और ये बहुत जल्द में खत्म होने वाला नहीं है। अब तालिबान ने कुछ क्षेत्रों पे कब्जा किया है, कुछ क्षेत्र जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने अफगान नेशनल आर्मी ने वापस ले लिए हैं। तो ये बहुत जबरदस्त जंग का माहौल है और ये जंग चलती रहेगी। जरूरी चीज जो उसमें समझने की है वो ये है कि जो तालिबान है उनको पाकिस्तान का हर प्रकार का साथ है ना। वो उनको हथियार दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हम आपकी सहायता में अफगान नेशनल आर्मी के ऊपर हवाई हमले भी करने को तैयार हैं। जो कैजुअलिटीज वहां हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी उनके वो भी वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है और ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से वहां पर तालिबान का कब्जा हो जाए और चाइना और पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर के इस रीजन के ऊपर
अपना कब्जा जमा ले। ये आज की परिस्थिति है। लेकिन इससे दो प्रकार के सिनेरियोज पैदा होते हैं। उसमें थोड़ा मेरे को बताने में टाइम लगेगा कि आपको बहुत छोटे में बताता हूं। पहला ये है कि पाकिस्तान चाइना समर्थित तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं, सरकार अपनी बना लेते हैं, तो हमारे ऊपर क्या असर होगा। दूसरा मैं अब बताता हूं। तो इस पे असर जो होगा हमारे ऊपर ये होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो कंपैरेटिवली शांत हो जाएगा। जो आपके पास इनके पास जो लड़ाके हैं उनके पास कम वहां पर काम बचेगा, तो वो अपना रुख कश्मीर की ओर कर सकते हैं। तो कोई भी सिनारियो वहां पर पैदा हो, असर पड़ने वाला है कश्मीर पर। ये बात आप मान के चले। अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी उसी प्रकार से बनानी है कि हम किस प्रकार से इसको नेगेट कर सकते हैं, ये जरूरी है। चलिए ठीक है। दूसरा सिनेरियो है कि पाकिस्तान समर्थित तालिबान। हाँ नहीं प्लीज सर, ठीक है आप बोले, मैं बताता हूं। हाँ तो दूसरा सिनेरियो, एक सिनेरियो ये हो गया, और उससे दूसरा मैंने बताया लड़ाई वहां पर जारी है। अब ये निश्चित नहीं हुआ है कि कौन जीत रहा है। हाँ। ये भी संभव है कि पाकिस्तान समर्थित तालिबान वहां पर अपना अधिकार न जमा पाए और यथास्थिति बनी रहे। कुछ जगहों पर कब्जा पाकिस्तान तालिबान कर रहे और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर कब्जा सरकार का अफगान नेशनल आर्मी का रहे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा भी गया कि हाँ कुछ लड़ाइयां जरूर तालिबान जीत गया है, लेकिन जो पूरा युद्ध है वो हम ही जीतने वाले हैं, ये उन्होंने आश्वस्त किया है। चलिए ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। बोलिए। ओके ठीक है सर, हमारे साथ मेजर जनरल AK चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी आपके पास आते हुए, अफगानिस्तान में फिर लौटा तालिबान राज, कई अहम इलाकों पर कट्टरपंथियों का कब्जा। आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं सर? भारत के लिए कितनी चिंता की बात? देखिए, तालिबान जो है वो बड़ा ही फंडामेंटलिस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें हमें दो तीन चीज़ें जो गौर करने वाली बात यह है कि पहली चीज़ तो तालिबान में जो है वो दो तीन धड़े हैं, एक धड़ा नहीं है। क्योंकि अबकी से उन्होंने वो तालिबान ने कर लिया जो पहले कभी नहीं कर सके थे। नॉर्थ में बदख्शान का जो प्रोविंस है उस पर उन्होंने कब्जा किया। बदख्शान जो है उससे जो एक वाखान कॉरिडोर है जो चाइना की तरफ जाता है, तो वो इसका मतलब उसमें इस बार सिर्फ पख्तून ही नहीं है। पहले ये कहा जाता था कि तालिबान सिर्फ पख्तूनों का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इसका मतलब नॉर्दर्न अलायंस के ताजिक, उज्बेक्स, हजारास भी कुछ हैं। एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा ये है कि इनको एक पॉलिटिकल, पिछली बार थी कोई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं थी। अब की से क्योंकि अमेरिका ने इनसे साधा डायरेक्ट समझौता किया है, तो इसलिए इनको सर्टेन पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है। तो शायद इसके बाद ये कुछ अगर पावर में आ सके, जो सेकंड सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो जनरल माथुर ने कहा है, वैसी अगर हालत आई तो इनकी कुछ लेजिटिमेसी के इश्यूज होंगी ना। इसमें कश्मीर में उनका आना बहुत संभव है, लेकिन साथ ही इनका ये भी चांसेस हैं, हालांकि उन्होंने बोला कुछ और है कि इससे चाइना में भी जा सकते हैं कि उइगुर मुस्लिम के सपोर्ट में। तो अभी क्या है, जो सिचुएशन है वो काफ़ी फ्लूइड है आज की तारीख में। एक और चीज़, दो चीज़ें हम लोगों को और ध्यान देने वाली है। नंबर एक कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वो ड्यूरेंट लाइन जो है वो अनस्टेबल ड्यूरेंट लाइन है। कभी अफगानों ने उसको माना नहीं, क्योंकि उससे अफगान डिवाइड होते हैं, अब पख्तून जो है वो डिवाइड होते हैं। तो जो भी पावर में आता है कुछ दिन तो पाकिस्तान की वो सुन लेगा। बाद में पिछली बार भी हुआ था कि उन्होंने पाकिस्तान की सुननी बंद कर दी थी। तो ये एक अजब सी सिचुएशन है। दूसरा, अभी तक रशिया इसमें चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन अभी रशिया को क्या लगा है कि उसके अपने इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया में इफेक्ट हो रहे हैं, तो ताजिक्स वगैरह के साथ वो एक वहां एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो अफगानिस्तान तालिबान है वो एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके जो पाकिस्तान पर इस पर जो काबू है उसका कारण दो हैं। एक तो हक्कानी नेटवर्क टोटली विद पाकिस्तान है जो इसका एक धड़ा है। दूसरा, इनके जितने फैमिलीज हैं वो क्वेटा और पेशावर में हैं। तो पाकिस्तान जब चाहता है इनकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश करता है। ये दूसरी चीज जो बहुत ध्यान देने वाली। चाइना का इंटरेस्ट में ये है कि वो CPEC उनका ग्वाडार बात नहीं बन रही है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको बढ़ाया जाए अफगानिस्तान के थ्रू
ईरान की तरफ। एक इसमें गौर कर तलब बात यह है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा जी। है वो ये कि हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट तो खूब किया, हाँ। डेवलपमेंटल वर्क बहुत किए, हाँ। लेकिन जो अफगान आर्मी है, जो नेशनल आर्मी है, उसको अमेरिकन ने ट्रेंड किया है एंड उनकी लड़ने की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। उनके पास एम्यूनिशन की कमी है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे भारतवर्ष ने एक 122 मिलीमीटर का उनको एम्यूनिशन दिया भी है। तो अगर एम्यूनिशन दिया गया, उनका मोराल बूस्ट किया गया, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। और हमारा इंटरेस्ट यही है कि हमें इस पे भी जोर देना है कि अफगान आर्मी लड़ती रहे। दूसरा, ग्रे जोन वॉरफेयर, जैसे कि बलूचिस्तान जैसी सिचुएशन रहनी चाहिए, तभी पाकिस्तान जो है काबू में रहेगा। नहीं तो अगर ये कश्मीर में आए तो एक तरह से नई इंसर्जेंसी की शुरुआत होगी। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उसके बाद में हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। ठीक है। जयके त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक। त्रिपाठी साहब, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? कितना गंभीर ये मामला होता हुआ और भारत पर इसका किस तरह का असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? खास तौर पर कश्मीर के मसले पर जरा डिटेल में बताइए, किस तरह का असर पड़ सकता है? असेसमेंट कुछ मिक्स्ड है। हाँ। कुछ चीजों पे मैं दोनों से समर्थन करता हूँ, कुछ पे नहीं। क्योंकि देखिए, एक चीज तो यह है कि पाकिस्तान ने अगर ये कहा है कि वो अफगानिस्तान ने अगर कहा है, अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि वो 85% पे कब्जा कर चुके हैं। हाँ। तो जैसा कि जनरल माथुर ने कहा, कब्जा करना दूसरी एक बात है, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात है कब्जे को कायम रखना। और उसमें तालिबान कितना सफल होता है ये देखना है। क्योंकि अभी क्या स्थिति है कि अभी तालिबान में भी फूट है। अभी क्वेटा शूरा जो है वो तालिबान के खिलाफ, मेन तालिबान के धड़े के खिलाफ है। अभी क्या है, दूसरे और भी लोग, जैसे ये इस्माइल खान है हेरात में, ताजिक लीडर, वॉरलॉर्ड। अब्दुल रशीद दोस्तम है, उज्बेक लीडर हजारा में। अत्ता मोहम्मद नून है, ये भी वॉरलॉर्ड है। ये सब लोगों ने अपनी आर्मी वो कर ली है तालिबान के खिलाफ। तालिबान के साथ ये अलकायदा है, तालिबान के साथ हक्कानी है, लेकिन ISIS ग्रुप जो वहाँ मौजूद है वो तालिबान से उसकी नहीं बनती है। तो सिनेरियो ये होता है कि अगर तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर भी लिया, हाँ। तो तालिबान की ये सरकार शांत नहीं रह पाएगी। गृह युद्ध चलता रहेगा जब तक कि एक पक्ष या दूसरा पक्ष न पूरी तरह पराजित हो जाए। और सिर्फ पराजित होना ही नहीं है, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। उसने सरकार नहीं चलाई है, ऐसे 4 साल चलाई भी थी तो वो सरकार नहीं थी। तो अब सरकार चलाने के लिए उसे अलग अलग देशों से मान्यता प्राप्त करनी होगी, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा ऐसे सिनारियों में जब तालिबान कट्टरपंथी है। हालांकि उनके अखुनजादा ने, जो उनके अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा है तालिबान के प्रमुख ने कि हम शांतिपूर्ण समझौते की बात करते हैं। हाँ। लेकिन तालिबान का पिछला एक्सपीरियंस 96 से 2000 तक और अब का एक्सपीरियंस यही बताता है कि तालिबान की कट्टरवादी सोच कम नहीं होगी। और इससे पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान में उतनी कट्टरता लाना चाहेगा। और तालिबान का पाकिस्तानी धड़ा जो है TTP, उसने बाकायदे कह भी दिया है, उसने चीन को भी खुलेआम चेतावनी दे दी है कि उइगुर मुसलमानों का नरसंहार अगर बंद नहीं किया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। टर्की को भी चेतावनी दे दी। भारत सत्ता हासिल कर भी ली तालिबान ने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे उसे अपने पड़ोसी देशों का भी सपोर्ट हासिल करना होगा, अन्य देशों का भी सपोर्ट हासिल करना होगा, जो इस समय बहुत 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 ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। चलिए ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे। सतीश सिंह हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार, वो भी जुड़े हुए हैं। सतीश जी, क्या लगता है आपको, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? और अमेरिकन आर्मी के जाने के बाद अफगानिस्तान में जो तबाही चालू हुई, आज देखिए कहां तक पहुंच गई है। कि क्या अमेरिका ने जल्दबाजी कर दी, गलती कर दी, और नतीजा आज कि तालिबान को मौका मिल गया? जी शिल्पा जी, जल्दबाजी तो निश्चित रूप से हुई है। जिस तरीके से अमेरिकी सेना वापस हुई है वो सभी दुनिया की नज़रों के सामने है। लेकिन यहाँ पर कुछ चंद बातें महत्वपूर्ण
फैक्ट शीट रखना चाहूँगा। जी। पहली बात तो ये कि जैसा कि शुरू में कहा गया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पूरी तरह से तालिबान अभी अफगानिस्तान को कब्जे में नहीं कर पाया है। रूरल एरिया जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर उसका कब्जा जरूर है, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं अभी भी वो तालिबान सरकार के हाथ में है। और ये भी भूलना नहीं चाहिए कि तालिबान की सरकार के कंधार तक वो पहुंच गए हैं, चारों तरफ से कंधार को घेर लिया है और कंधार वहां का सेकंड, लेकिन वो खौफ देखिए कुछ बातें, हाँ, सेकंड लार्जेस्ट शहर है वहां का। ठीक है, ठीक है, वो उनकी बढ़त हो रही है, लेकिन जो खौफ मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है वो जो फैक्चुअल स्थिति है वो उतनी नहीं है जो ग्राउंड पर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जहां पर वायुसेना की बात है तो वायुसेना अमेरिकी ट्रेन जो वहां पर जो अफगानिस्तान सरकार के पास है वो तालिबान के पास नहीं है। अगर वो वायु हमला करते हैं तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चौथा फेज है, चौथी महत्वपूर्ण बाहरी शक्तियां हैं जिसके आधार पर अफगानिस्तान के भविष्य को संवारने की कोशिश की जा रही है। चाइना अभी सबसे शक्तिशाली, पाकिस्तान के नक्शे कदम पर अगर वो करता है तब तो स्थिति मुश्किल होगी। पहले ब्रिटेन आया, उसके बाद रूस आया और तीसरा अमेरिका आया। तीनों के समीकरण मिलिट्री थे, उनका सैनिक अभ्यास था और सैनिक तंत्र के द्वारा उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की थी। चाइना बिल्कुल अलग है। चाइना का इंटरवेंशन अफगानिस्तान में आप देखेंगे बाद में भी वो इकोनॉमिक होगा। और अभी पिछले कुछ दिन, एक सप्ताह पहले जो घटना हुई है जिसमें हमला हुआ है, जिसमें 9 चाइनीज इंजीनियर मारे गए, उसने बड़े ही गंभीर शब्दों में पाकिस्तान को तलब किया है और तालिबान को तलब किया है। अभी सेंट्रल एशिया में जो 2 मीटिंग हुई जिसमें हमारे विदेश मंत्री भी गए थे, वहां पर भी बात उठी है। तो कहने का अर्थ ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान के विपक्ष में एक मुहिम है और वो मुहिम पाकिस्तान पर भी दबाव डाल रहा है कि तुम भी अपने को संभाल लो, नहीं तो स्थिति तुम्हारे प्रतिकूल हो सकती है। तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जिसके आधार पर हक्कानी नेटवर्क जो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलता है और अफगानिस्तान में जो व्यवस्था बनाई है, वो हमें लगता है कि भविष्य में कमजोर हो सकती है। और शिल्पा जी, मैं ये भी मैं तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है कि चीन और पाकिस्तान के पिछले 4 दशकों से 5 दशकों से चले आ रहे संबंध का ये एक पड़ाव ऐसा है जहां से संबंध टूट सकते हैं और वो टूटेंगे तो विखंडित होंगे और ये स्थिति भारत के लिए बहुत ही अनुकूल होगी। शुरू में दिखाई दे रहा है कि भारत हानि पर है, भारत लूज कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो वेंचर चाइना का होगा वो इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक हानि होगी, चाइना एग्रेसिव होगा और उसका दबाव सीधे पाकिस्तान पर पड़ेगा और तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो तंत्र है वो टूटेंगे, पाकिस्तान और चीन के बीच में तंत्र टूटेंगे और वो परिस्थिति भारत के लिए बहुत अनुकूल बन सकती है। ठीक है, आप दूरदृष्टि के लिहाज से इस बात को कह रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए। यतेंद्र खेमका जी, आपके पास आना चाहूंगी। अर्थशास्त्री हैं आप, जरा समझाएं 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स अब तक अफगानिस्तान में भारत की तरफ से की जा चुकी है। तालिबान आ गया, किस तरह से पूरा मामला फंस जाएगा सर? इन्वेस्टमेंट किस तरह से फंस जाएगी? साथ ही साथ देखा भी जा रहा है वो एक एक करके खास तौर पर उन बिल्डिंग्स को निशाने पर ले रही हैं जहां पर भारत के सहयोग से काम हो रहा है, भारत की इन्वेस्टमेंट जहां पर लगी हुई है। कितना बड़ा नुकसान? देखिए शिल्पा जी, भारत की दृष्टि से अगर इस इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, भारत की इकोनॉमिक दृष्टि से देखते हैं तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं है 22,000 करोड़ की। और अभी इस 22,000 करोड़ की रकम पे अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ प्रैक्टिकली, ठीक है। और जो दोनों देश हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर देश हैं। उनको अगर ये युद्ध में लंबे समय तक अगर चलता है तो दोनों को आर्थिक रूप से नुकसान होगा और उसका फ़ायदा कौन लोग लेके जाएंगे? चाइना कितना लेके जाएगा? चाइना की कितनी इंटरवेंशन रहती है या चाइना भी अपने हाथ खींच लेगा? क्योंकि उसको डेवलप करने में, वहाँ से कुछ निकालने के लिए इकोनॉमिकली फिर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चलता है तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट अगर किसी को करना है तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके जाना पड़ेगा और वहाँ की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और इंटरनेशनल एजेंसीज, चाहे UN है, चाहे दूसरे और लोग हैं, कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि अब ये कोई बहुत बड़ा मसला रह नहीं गया है। तभी अमेरिका ने भी
कहा कि ये कोई इकोनॉमिकली फिट केस नहीं है कि हम अपनी आर्मी को वहाँ रखें, कोई इकोनॉमिकली बहुत बड़े फायदे वहाँ से होने वाले नहीं है। और इंडिया की जहाँ तक वो बात है, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का बॉर्डर हमारे कश्मीर से, हमारी बाउंड्रीज से लगता है, जो ऑलरेडी जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में ऑलरेडी भी है, उसके आसपास थोड़ा सा हिस्सा है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते आज भी ट्रेड्स के लिए। तो चाइना उसको कैसे इंटरवीन करके अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, देखना इस बात को है। चाइना की क्या भूमिका रहती है इस सारे दौर में, इस बात को हमारे को वॉच करना है। हम अपनी बाउंड्रीज को सुरक्षित रखने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बहुत बड़े देश हैं, हमारे पास पूरी मिलिट्री है और हम पूरे सक्षम है। इकोनॉमिकली 22,000 करोड़ रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। हमने उसको स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली उस पैसे को वहाँ लगाया था। तो उससे आने वाले समय में मेरे को नहीं लगता, चाहे सरकार किसी की भी बने, इवन तालिबान की भी बने, तो तालिबान कोई मिलिट्री नहीं हो सकता, और कटेगा तो कटेगा, फिर पूरे संसार से कट जाएगा वो। तो उसमें फिर 22,000 करोड़ भूलना भी पड़ सकता है। लेकिन अदरवाइज तो हमारे को अपनी बाउंड्रीज को और दूसरी सुरक्षा की दृष्टि से देखना है। कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान अदरवाइज हमारे को कोई नुकसान बड़ी पड़े, बात नहीं है। यहाँ पर जो अन्य फैक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है, उन पर गौर करना ज्यादा जरूरी है। प्रोफेसर विवेक सिंह, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? सामरिक रिश्तों पर किस तरह का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, सर कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। मैं ट्राई करूंगा 2-3 मिनट के अंदर मैं आपको समझाऊं। देखिए, पहली बात तो हमें वस्तुस्थिति समझना पड़ेगा, और यहाँ पर लगभग 85% जो अफगानिस्तान का इलाका है उस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। लगभग 398 जिलों में से 250 जिलों के ऊपर जो है आज तालिबान का कब्जा है। तो इसको हमको बड़ी सीरियसली लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान लगातार बढ़ रहा है, और आपने ठीक कहा काबुल तक आ गया है, काबुल तक आ सकता है अगर कंधार तक आ गया है तो, क्योंकि कंधार दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। अभी हाल में आपने देखा होगा जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, अशरफ गनी का भी बयान आ गया है, और उन्होंने भी चिंता स्पष्ट रूप से उनके बयान से झलक रहा है। हाँ। देखिए, भारत से जो अफगानिस्तान है मदद मांग सकता है सैनिक, और भारत को एक बड़े भाई के रूप में उसकी मदद करनी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पे 3-4 एंगल है, मैं केवल 1 मिनट लूंगा। यहाँ पे पाकिस्तान और चीन का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, और इसका कहीं न कहीं असर बिल्कुल कश्मीर पर पड़ने वाला है। हमें पता है कि अफगानिस्तान खास करके तालिबान की स्थिति भारत को लेके क्या है, वह भारत के बारे में क्या सोचता है। 20 साल पहले का हमको इतिहास देखना पड़ेगा। कश्मीर में क्या हो रहा था जब अफगानिस्तान में जब तालिबान शासन कर रहा था, हमें ये समझना पड़ेगा। तो देखिए, कश्मीर का इन्वॉल्वमेंट है, चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, इकोनॉमिक हो या कैसे भी हो, बट इन्वॉल्वमेंट है। और व्यापारिक, अभी बात हो रही थी ना, भारत ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि 21-22 हजार करोड़ होता है। तो देखिए, सब के सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, कोई संसद नहीं तोड़ी जाएगी, कोई रेल जो बन गया है, जो सड़क बन गई है, जो डैम्स बन गए वो नहीं तोड़े जाएंगे। अफगानिस्तान तालिबान को भी इतना पता है, तो हमारा उस पर ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात मैं और कहूंगा कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़े, क्योंकि मैं उसी का प्रोफेसर हूँ, तो कम से कम $1.3 बिलियन का ट्रेड हमारा आज अफगानिस्तान के साथ होता है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल है। मीन्स हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें 900 बिलियन डॉलर का, और उनका जो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ मीन्स हमारा जो इंपोर्ट है वो लगभग 500 मिलियन डॉलर का है। तो कहीं न कहीं व्यापारिक रूप से, सामरिक रूप से, और हमें बहुत चिंतित रहने का है। और अभी एक एक्सपर्ट बोल रहे थे कि अगर तालिबान का वहाँ पे शासन हो जाता है तो भारत के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कभी भी भारत के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। भारत को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सतीश जी, आपका रिएक्शन जल्दी से। विवेक जी, मैं ये नहीं कह रहा कि स्थिति तालिबान जिस तरीके से चल रहा है और उसी नक्शे कदम पर चलता रहा पाकिस्तान, चतुर्वेदी जी, तो वैसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि तालिबान की शक्ति खुद ही खत्म हो जाएगी, और वो परिस्थिति भारत के लिए सुकूनदायक होगी। क्योंकि मैंने ये कहा कि ट्राइबल आइडेंटिटी है अफगानिस्तान की, उसको समझने की जरूरत है। भारत की नीति बहुत स्पष्ट है, और भारत शुरू से कहते आ रहा है कि अफगानिस्तान में ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए चलिए, ठीक है, वहां की जनता के द्वारा ठीक है। ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर माथुर साहब। देखिए, ऐसा है कि जो सतीश जी ने बोला उसमें कुछ एक तथ्य है
हाँ। मैंने जैसे बोला कि जो डूरेंट लाइन है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करती है, हाँ। वो एक आर्टिफिशियल लाइन है और उनके जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको डिवाइड करती है। पिछली बार भी जब तालिबान गवर्नमेंट में थे तो पाकिस्तान ने उनको ऑफर दिया था कि भाई इसको मान लो परमानेंट, लेकिन उन्होंने नहीं माना। दूसरा जो त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि तालिबान में जो 3 धड़े हैं, एक क्वेटा शूरा, एक हक्कानी नेटवर्क और एक मुल्ला बरादर, ये अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये एक साथ आज इसलिए हैं क्योंकि वो घनी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। तो लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है, जैसा कि मैं बिल्कुल विवेक सिंह जी से सहमत हूं कि वो कोई तालिबान ने कोई ना सलमा डैम को तोड़ना है, ना ज़ाराश दिलाराम रोड को तोड़ना है, ना इंदिरा हॉस्पिटल को तोड़ना है, ना पार्लियामेंट को तोड़ना है, ना वो पार लाइन को तोड़ना, कुछ नहीं तोड़ना है। वो सिर्फ वो पाकिस्तान चाहता है कि वो ऐसा करे, लेकिन वो तालिबान ऐसा नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो इसमें ध्यान देने वाली जो बहुत बड़ी बात है कि वो जो एक बॉर्डर है हमारे साथ, वो आज हमारे काबू में नहीं है। वो आजकल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में करीब 8 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये जरूर है कि तालिबान के आने से वहां से ये आपकी इंसर्जेंसी कश्मीर में आने की पूरी संभावना है, बढ़ सकती है, लेकिन हमको कश्मीर की स्थिति को भी उसके साथ साथ देखना है। चलिए ठीक उसमें है जो हाँ। उसमें नहीं उसमें ध्यान देने वाली बात है कि ऑफ लेट क्या हो रहा है कि कश्मीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि कोई भी ऐसा कोई जैशे मोहम्मद हो चाहे कोई दूसरे तंजीम हो तो फटाफट वहां की जो इंटरनल नेटवर्क है इंटेलिजेंस का वो स्ट्रांग हो गया कि लोग खबर देने लगे हैं। तो इतना आसान नहीं हो। मुझे याद है कि मैं 1989 में वहां पे था तो वहां पे को हम लोगों ने पकड़ा था। वो कहता 11 साल में रहा अफगानिस्तान में, मुझे नहीं पकड़ सके, लेकिन यहाँ 11 महीने में रह पाया तो पकड़ गया। नसरुल्लाह लंगर यार उसका नाम था, हुची का चीफ था वो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे सारे पत्ते खुल गए हैं। और मैं एक और चीज कहूंगा, ये नहीं पूरे 85% पे नहीं कब्जे पे है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ 85% पे कब्जा नहीं है, लड़ाई जारी है। देखिए मेरे पास 4-5 बिंदु हैं, मैं बहुत जल्दी से उनको कहने का प्रयास करूंगा। पहली बात, जब अमेरिकन आर्मी यहां से निकली तो उनके सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ का इंटरव्यू आया था। उनसे पूछा गया कि आप यहां से निकल गए हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि दिस इज द एंड ऑफ ए चैप्टर एंड नॉट द एंड ऑफ ए स्टोरी। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार, ये पहली बात, अमेरिका पूरी तरह से इससे आउट नहीं है, वो निकले बाहर हैं, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट इसमें लगातार मौजूद है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चाइना के 2 बेसिकली इंटरेस्ट हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। इकोनॉमिक पावर, चाइना को इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा कि वहां तालिबान है या अफगान नेशनल आर्मी है या कौन है। चाइना का इंटरेस्ट है वहां के मिनरल्स का, पहला। दूसरा, चाइना का इंटरेस्ट है कि जो इस्लामिक कट्टरपंथ है वो चाइना में किसी प्रकार से एंटर ना कर पाए। आपको मैं बता दूं कि वहां पर उइगर मुसलमान उनके लोग लड़ रहे हैं तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के। सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मेरी मजबूरी है सर, एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश यही कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में ये जो जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में इसमें पाकिस्तान और चाइना के इन्वॉल्वमेंट का कश्मीर पर पड़ेगा कितना असर। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक, लौटेंगे चल। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, एक तरीके से गृह युद्ध की बात कही जा रही है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए जिनका जवाब ढूंढने की हम कर रहे हैं कोशिश। तालिबान का आतंक, क्या भारत करेगा जंग, काबुल में मची है रार, क्या करेगी भारत सरकार, अफगानिस्तान पर चुप्पी, कहीं डुबो न दे करोड़ों का निवेश, क्योंकि 22,000 करोड़ का निवेश वहां पर हुआ है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि तालिबान को फिर उठाना कहीं घाटी तो नहीं निशाना। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए सतीश जी आपके पास आऊंगी और जरा आपसे समझना चाहूंगी कश्मीर के एंगल से, जरा मुझे ये समझाइए। अफगानिस्तान का ये आरोप भी सामने आया है कि पाकिस्तान जानबूझकर तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि भारत के लिहाज से ये, कश्मीर के लिहाज से ये कितना गंभीर मामला हो जाता है। यानी कि बेशक से
निगाहें कहीं और है, लेकिन निशाना हमारी घाटी, हमारे कश्मीर है। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा जी, इसमें पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का पूरा एजेंडा ही भारत विरोधी है। वो अफगानिस्तान में व्यवस्था स्थापित करने की नहीं है, Exactly. न तो आर्थिक विकास का है। वो जिस समय आप देखें कि फर्स्ट फेज ऑफ तालिबान में 95 से तालिबान के जरिए अपना उल्लू साधना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समीकरण पाकिस्तान का बाद में भी रहेगा, लेकिन इस बार शायद वो सफल नहीं हो पाए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस बार वो शायद सफल नहीं होना पाए, क्योंकि चाइना का मतलब होता है वो बिजनेस। वो अगर सीपेक को आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान को मजबूती के आधार पर लाया है, ठीक है, भारत विरोधी व्यवस्था जो भी समीकरण बने हैं उसमें चीन और पाकिस्तान साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चीन का सीपेक की तरफ चल रहा है और पाकिस्तान की धरती के माध्यम से वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक पहुंचा हुआ है, तो अगर उसमें बाधा तालिबान के द्वारा या तालिबान इज क्रिएटेड बाय पाकिस्तान उसके कारण होती आता है, तो चाइना बहुत ही विफल होगा और उसका प्रतिक्रियात्मक प्रयोग होगा। यहाँ पर शिल्पा जी, मैं एक छोटा सा बात ये भी कहना चाहूँगा कि अफगानिस्तान को समझने के लिए हमें एक बिंदु और देखना होगा कि पूरी दुनिया, विशेषकर पश्चिमी दुनिया, उसे नेशन स्टेट मानती है, और अमेरिका ने जो किया, रूस ने जो किया, ब्रिटेन ने जो किया, वो नेशन स्टेट के संकल्प के रूप में किया। पाकिस्तान के द्वारा जो आज तालिबान खड़ा है उसे इस्लामिक स्टेट के रूप में उसे देखा। और आपको याद होगा कि 60 और 70 के दशक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ड्यूरल लाइन के कारण से 2 बार युद्ध की स्थिति हुई। भुट्टो ने इस्लामिक कार्ड खेलना शुरू किया 70 के दशक में, और वो इस्लामिक स्टेट के रूप में बनाने की कोशिश की, लेकिन दरअसल अफगानिस्तान एक ट्राइबल स्टेट है। जब तक उसके अस्तित्व को आप नहीं समझेंगे तब तक वहां की समस्याएं नहीं खत्म होंगी। और तालिबान में जो पश्तून कितने हैं, 37% हैं, बाकी जितने भी हैं दूसरे ट्राइबल हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है। तो जब तक उस ट्राइबल कल्चर को नहीं समझा जाएगा शिल्पा जी, उस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ठीक है, जेके त्रिपाठी जी, जिस तरह से खेमका जी से मैं चर्चा कर रही थी, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वहां पर 22,000 करोड़ रुपए की, उन्होंने भी कहा कि ये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर दरअसल पैसों की है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट अगर नुकसान झेलना पड़े हिंदुस्तान को तो झेल लिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान के द्वारा इस जंग में तालिबान को सपोर्ट किया जाना, तालिबान को फिर से उठाने में मदद किया जाना, घाटी खतरे में ना पड़ जाए। पीओके के थ्रू जिस तरह से बात भी एक गेस्ट ने कही थी कि इंसर्जेंसी कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर बढ़ जाएगी, वहां से मुसीबत पैदा हो सकती है, वहां से संकट उत्पन्न हो सकता है। ये पूछ रहे हैं कि तालिबान का वहां कब्जा हो जाएगा, और एक बार कब्जा हो जाएगा तो तालिबान, आपका भी रिएक्शन एक बार त्रिपाठी साहब पूरा कर ले। शांत देश होगा। देखिए, तालिबान कभी भी वैसा नहीं हो सकता जैसा कि लोग सोचते हैं कि तालिबान बहुत शांत हो जाएगा। तालिबान का जन्म दिया था पाकिस्तान ने, और मिडवाइफ का काम किया था अमेरिका ने, लेकिन वही तालिबान उसके बाद अमेरिका को भी भस्मासुर की तरह, अमेरिका की तरह खिलाफ हो गया, और इवन पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। तो अभी तो समस्या ये है कि तालिबान क्या वहां पावर में आ जाएगा, और अगर आएगा तो क्या ऐसा ही रहेगा, या वो अपने रुख में कुछ सुधार ले आएगा। और इसके साथ क्या तालिबान के पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? वो जैसा कि अभी किसी ने कहा, वो रिश्ते अभी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान में बेसिक फर्क जो है ट्राइबल कम्युनिटी का है। तो और तालिबान ने अभी कभी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, पॉलिटिकल पावर के रूप में देश की सत्ता पर वो नहीं किया, सरकार नहीं चलाई है। तो ये तालिबान का एक इनएक्सपीरियंस है। अब रही कश्मीर पे आने की बात, तो कश्मीर पे तो तब आएगा जब तालिबान पाकिस्तान को पार करेगा, या ठीक है आप कह रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान से आएगा, लेकिन वहां भी समस्या चीन की होगी, क्योंकि उधर से आने में भी चीन को भी ये खतरा है कि उसके उइगर मुसलमानों को परेशानी हो जाएगी। और ये भी बात देखिए, कभी किसी ने कहा था, शायद विवेक सिंह जी ने, कि भारत को मदद करनी चाहिए। तो भारत मिलिटरीली मदद नहीं करेगा, कोई भी देश मिलिटरीली अभी मदद नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिला हुआ, तो पाकिस्तान ये सोच करके मदद कर रहा है
कि ये बड़ा ग्रे एरिया है, पता नहीं चलेगा कौन कहां से मदद कर रहा है। भारत मिलिटरीली मदद करेगा तो वो एक तरह से हस्तक्षेप होगा। हाँ, एक चीज मैं ये कह सकता हूं कि भारत को जो शुरू किया है, भारत ने अपना कोर्स करेक्शन अपने फॉरेन पॉलिसी के टूल्स का, उसके तहत भारत को तालिबान के साथ भी बात करनी चाहिए। भले पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते रहे कि यहाँ तालिबान के साथ बात करने में भारत को शर्म आनी चाहिए, लेकिन जब उनको तालिबान को पैदा करने में शर्म नहीं आई तो हमें बात करने में क्यों आएगी। और वैसे भी हम तालिबान को ये कन्विंस कर सकते हैं कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी मिलिट्री पर्पस से नहीं किया है, हमने ये सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ की जनता के भले के लिए, उनके विकास के लिए किया है। चलिए ठीक है, इस पर मैं अनुज माथुर जी आपका रिएक्शन चाहूंगी सबसे पहले, उसके बाद चतुर्वेदी जी। हाँ देखिए, मैं आपको ये बताऊं, मेरा बात आधी रह गई थी। मैं ये बता रहा था कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ये जो चीज है ये चलने वाली है काफी समय तक, और ये जो टाइम हमें मिला है इसको हमें अपना घर को, वी हैव टू सेट आवर ओन होम्स राइट। J&K को हमें बिल्कुल सही करना पड़ेगा और इसके लिए प्रयास आरंभ हो गए हैं। ये जो बातचीत हुई है वहां की पॉलिटिकल पार्टी से, ये उसका शायद पहला कदम है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि हमें अब POJ जो कि हमारा लेजिटिमेट हिस्सा है उसको पॉलिटिकली वापस लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। जैसे ही POJ के ऊपर हम अपना बात करना शुरू करेंगे, ये वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को हिला के रख देगा। अगर POJ गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि मेरे हिसाब से केंद्र बिंदु है जियोपॉलिटिक्स का इंडिया चाइना पाकिस्तान के बीच में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो अगर हम पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू और इस तरीके से लेना शुरू कर देंगे, वहां अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे, तो मैं बता रहा हूं इसका बहुत जबरदस्त असर होने वाला है। और माथुर जी, क्या तालिबान से बात होनी चाहिए? जो अफगानिस्तान जिस बात का जिक्र आपकी पार्टी जी करते नजर आए, अफगान हाँ बिल्कुल देखिए, बात सवाल तालिबान का है उसका नहीं है। अगर तालिबान अफगानिस्तान का रूलर है, अगर वहां पर शासन कर रहा है और कोई गलत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है, तो वहां की सरकार जो भी होगी उससे हम बातचीत करने में परहेज हमें नहीं होना चाहिए। हमारे सितंबर लास्ट ईयर बात हुई है, डिफेंस हमारे रक्षा विदेश मंत्री ने, जयशंकर जी ने कहा है कि हम तालिबान से बात, तो ये इसमें तालिबान क्योंकि एक पॉलिटिकल धड़ा है अफगानिस्तान का ही, किसी ने भी पैदा किया हो, हमें उससे बातचीत करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए यदि वो बातचीत हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स में है। सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु मेरे हिसाब से है वो गिलगिट बाल्टिस्तान है। हमें POJ वापस लेने के लिए तमाम प्रकार की कार्रवाइयां प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऐसा धमाका होगा चीन और पाकिस्तान दोनों में कि इनको पता नहीं पड़ेगा कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, चतुर्वेदी जी आपका रिएक्शन, उसके बाद खेमका साहब आपके पास आ रहे हैं। हेलो, हाँ, ये एक तो पहले मैं त्रिपाठी साहब को मेरी बात से शायद कुछ फर्क लगा होगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जो तालिबान जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान से कश्मीर में आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारी उनके साथ बाउंड्री लगती है, एंड जो वखान कॉरिडोर है उसमें पहली चीज मैं बता दूं कि चाइना के वहाँ 3 मेजर प्रोजेक्ट थे और तीनों के तीनों फेलियर हैं। एक मेस अवांग करके कॉपर माइंस हैं, उनको कुछ नहीं ठीक कर सके। आमू दरिया में ऑयल का वो नहीं कर सके। दूसरा वो एक हाईवे बनाना चाहते हैं वखान कॉरिडोर में, वो नहीं कर सके। तो चाइना की ओवरऑल रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि तालिबान ने कहा है कि आप आइए हमारे इन्वेस्ट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, तालिबान की जब भी हुकूमत अगर आई तो चाहे वो पाकिस्तान से, चाइना से उसके क्या रिश्ते हों, वो एक फंडामेंटलिस्ट रजीम होगी और उनका इरादा इस्लाम को स्प्रेड करने का होगा। और इस्लाम का मतलब बाय अदर मीन्स इस्लाम नहीं, बल्कि उनका होगा इंसर्जेंसी स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो उग्यूर के पास जाएं, चाहे वो कश्मीर वैली में आए। तो हम लोगों को तैयारी एक रिएक्टिव के बजाय एक प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा कि हमारी जो कश्मीर में हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी जो प्रेजेंस है, उसको किस तरीके से हम मजबूत करें, किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करें, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, जो इलेजिटिमेसी है
वेस्ट पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की जो POJK में, उसको हमें उस पर भी ना हो, हम लोगों को वहाँ पे ग्रे जोन वॉरफेयर की कोशिश करके उसको अलाइव करने की ज़रूरत है। तब कहीं जा करके पाकिस्तान का दिमाग ठिकाने आएगा। हाँ, जहाँ तक तालिबान से बात करने की ज़रूरत है, हाँ। कल को अगर गवर्नमेंट में आते हैं, हमें अभी भी उनसे बात करनी चाहिए। बातचीत वो करना तो बात की एक बात है, लेकिन बहुत क्या अभी भी बड़ा, बात करनी चाहिए? जिसको कहते हैं कि जो सब कुछ जरूरी वहाँ है। पर हो रहा है, काफी हद तक क्या बिल्कुल उसमें बात मदद करनी मिल चाहिए। सकती है? फिर उसे थामा जा सकता है? फिर बातचीत देखिए, ऐसा है कि बातचीत करने से आप लेजिटिमेसी नहीं दे रहे हो, बातचीत करने से आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जो इन्वेस्टमेंट भी हुआ है उससे कौन सा उनको नुकसान होने वाला है? अगर अस्पताल है तो उनके मरीज भी वहाँ ठीक हो रहे हैं, सड़क है तो वो भी चल रहे हैं, सलमा डैम है तो बिजली उनको भी मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा कोई जो 22,000 करोड़ का जो आप बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट, हाँ। उसको कोई डैमेज नहीं होगा। वो खतरे में नहीं पड़ेगा मतलब? जमा खर्च है और हवाबाजी है, हाँ। कुछ नहीं होगा उसका नुकसान। ठीक है, खेमका जी, तालिबान आप से बात हमको हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, करनी क्योंकि चाहिए। वो भी एक स्टेक होल्डर हैं। ठीक है सर। देखिए शिल्पा जी, जो ये चिंता है, लेकिन उसमें भी मैंने बताया कि तालिबान में एक तालिबान नहीं मोनोलिथिक, एक उससे बात नहीं हो सकती। उसमें कोटा शूरा अलग है, यानी कि तालिबान में खुद ऑलरेडी फूट पड़ी हुई है। ऐसे में हाँ, बात किससे हो पहले तो वो भी तय करना होगा। जी, ठीक है, मुल्ला बरादर जैसे लोग हैं वो बात करने को तैयार रहेंगे। ठीक है सर। शिल्पा जी देखिए क्या है, जो हमारी चिंता है कि अभी 85% हिस्से में तालिबान का कब्जा हो गया है। वो ज्योग्राफिकली हुआ है, लेकिन इकोनॉमिकली जो एक्टिविटीज़ हैं वो 85% अभी ओन है और सरकार के हाथ में। जो वहाँ अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चुनी हुई सरकार है, और भारत बड़ी पेशेंटली सारी सिचुएशंस को देख रहा है अभी। और कोई भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ होने हैं। अगर तालिबान भी एज ए गवर्नमेंट भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और अपने रुख को नरम करता है, जो कि मेरा मानना है, जो हमारी ये सारी एप्रीहेंशन ये कम होगी और पाकिस्तान को छोड़कर भारत तालिबान अपना रुख भारत के प्रति थोड़ा नरम करेगा, क्योंकि उसको अपना डेवलपमेंट पाकिस्तान से उसको अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलने वाला झगड़े के अलावा। अगर वो ज्यादा पाकिस्तान पे डिपेंड करेगा तो उसको झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। और कोई भी सरकार हो, चाहे तालिबान हो चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, वो वहाँ पैसा चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है और सबका विकास चाहेगी। तो उसको भारत के साथ अपने रिलेशनशिप बेटर करने, और भारत एक ऑनेस्टली किसी के भी साथ रिलेशनशिप करता है तो ऑनेस्टली उसको ईमानदारी से निभाने की भी कोशिश करता है। जो चाइना का रुख है वो बड़ा डिफरेंट होता है, जबकि वो चाइना किस तरह से गेम खेलता है वो लोगों को पता ही नहीं कर पाता। और लोग जैसे अभी डेट ट्रैप में कई कंट्रीज को उसने फंसा लिया, और डेट ट्रैप में फंसाने के बाद अपनी सारी मनमर्जियां कर रहा है वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ। कुछ कहना चाहते हैं फर्स्ट फेज और उसके बाद प्रोफेसर विवेक सिंह। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में बहुत बुनियादी अंतर है। हमने उस समय भी उसको गलती कहें या जो भी कहें, जिस तरीके से तालिबान का कब्जा हुआ, हमने पूरा तंत्र को, अपना डिप्लोमेटिक तंत्र को खत्म कर दिया, वो बुद्धिमानी नहीं थी। अब इस सरकार ये सजग है और हमें पूरी उम्मीद है कि वार्तालाप जिस रूप में भी, अभी गृह युद्ध की स्थिति में भी तालिबान से वार्ता जारी रहेगी और सरकार के रूप में अगर तालिबान आता है उस समय भी जारी रहेगी, और उसे परिस्थितियों को समझने और समस्या का हल खोजने में भारत को आसानी होगी, और तालिबान और पाकिस्तान के बीच के तंत्र को तोड़ने में भी वही तरीका अपनाना। ठीक है, प्रोफेसर विवेक सिंह, आपको ये कितना संभव नजर आता है? प्रोफेसर विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क उनसे हमारा कट गया है। यही सवाल मैं त्रिपाठी जी आपसे करना चाहूंगी, किस हद तक ये संभावनाएं कि तालिबान से बात करके जो तंत्र है अफगानिस्तान और तालिबान के बीच का, जहां पर पूरा मामला फंसा हुआ है, काफी हद तक वहां पर सूदिंग सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है? एक सेकंड सर, माफी के साथ शायद प्रोफेसर विवेक सिंह को आवाज मिल गई है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। आवाज तो मुझे नहीं मिल रही है, बट मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। आप बोलिए सर, बोलिए। मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। टेक्निकल एरर की वजह से फिर से संपर्क कट गया है। त्रिपाठी साहब, आपके पास आते हुए क्या कहेंगे सर आप इस पर? ये कितना संभव नजर आता है
इसका समाधान? ये है कि तालिबान में अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग वॉरलॉर्ड्स हैं, लेकिन कुछ वॉरलॉर्ड्स जो रहे हैं उनसे हमारे वैसे संबंध इतने बुरे नहीं रहे हैं जितने कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ रहे हैं। जैसे हेरात में इस्माइल खान के साथ हमारे संबंध ठीक ठाक रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हर धड़े से भी हम बात कर सकते हैं, सीक्रेटली या प्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि ये देखिए, एक तरह से आप ऐसा सोचिए कि किसी भी देश का अगर कोई भी नेता, कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है तो जनरली वो वहाँ की सरकार के मुखिया से और विपक्ष से भी बात करता है। क्योंकि तालिबान से बात करने पे हमें एक चीज कम से कम ये पता लगेगी कि आखिर उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं भारत के बारे में, और उसी हिसाब से हम अपना कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, आगे की रणनीति बनाई जा सकती है। चलिए ठीक है, समय की मेरे पास कमी है, अब सभी से मैं फाइनल कमेंट एक एक करके लेना चाहूंगी। सबसे पहले चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे सर जाते जाते इस पूरे मामले पर और आगे की संभावित सिचुएशन पर? देखिए, हम लोगों को हिंदुस्तान को बहुत सोच समझ के और सभी से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, कि वहाँ पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको हम अगर फिजिकली नहीं मदद कर सकते तो मटेरियली मदद करना चाहिए। जैसा कि अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एमिनिशन से मदद की, एमिनिशन की मदद हम उनको कर सकते हैं, एमिनिशन या बाकी जो इक्विपमेंट बेस्ड है वो मदद हमें करनी चाहिए। नंबर 3, तालिबान से बात हमको करनी चाहिए और साथ ही अपना जो सिक्योरिटी वो है उसको मजबूत रखना है। अमेरिका पे हमको जो रशिया से एक जो हमारा जो कनेक्ट है वो बना के रखना चाहिए, क्योंकि रशिया का जब प्रेशर ताजिकिस्तान और के साथ आएगा उससे भी तालिबान पे और नॉर्दर्न अलायंस को हमको अलाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। जो त्रिपाठी साहब बता रहे थे कि इस्माइल खान और रशीद दोस्तोम उन सब से मिल करके एक नॉर्दर्न अलायंस को दोबारा से जिंदा करने की जरूरत है। ठीक है, माथुर जी आपका कंक्लूडिंग कमेंट। बिल्कुल, दो चीजें बताऊंगा मैं, एक थोड़े से लार्जर कैनवस पे कि एक संभावित ध्रुवीकरण तुर्की, ईरान, चाइना, पाकिस्तान और रशिया, इसकी एक संभावना है। इस संभावना को नेगेट करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। ईरान से हमें बातचीत करते रहना चाहिए। ईरान हमारा एक रास्ता हो सकता है अफगानिस्तान के लिए। 1, 2, शिया जो उनकी शिया हैं ईरान, और वो सुन्नी तालिबान अफगानिस्तान में शायद ना पसंद करें, इसलिए उससे हमें इस ध्रुवीकरण को होने से बचाना है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें पीओजेके में पॉलिटिकल एक्टिविटीज और उनमें डेवलपमेंट, अपने बंदों का डेवलपमेंट करना, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान में और पीओके में भी। मुजफ्फराबाद में इमरान खान के साथ बदला हुआ था, एक मंत्री वहां गए थे, उन पे अंडे फेंके गए, तो वहां के लोग प्रसन्न नहीं है पाकिस्तान से। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि किसी प्रकार से इस जगह को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां जाके आप इंसर्जेंसी कर दें, हम पॉलिटिकल, हमने पहले उनके लिए सीटें मुकर्रर करके रखी हुई है जेके असेंबली में, उन सीटों पर नॉमिनेट करना शुरू कर दीजिए बंदे को। ठीक है, त्रिपाठी जी हमारे जेम के, बिकॉज 370 के बाद। हेलो त्रिपाठी सर, आवाज मिल पा रही है? फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी सर, जाते जाते क्या कहेंगे सर इस पूरे मसले पर? फाइनल कमेंट मेरा यही है कि हमें, जैसा कि और सबने कहा, अपने बॉर्डर्स की पूरी सुरक्षा चाक चौबंद रखनी चाहिए, एक। दूसरी चीज ये, तालिबान से बात करना चाहिए, इसमें कोई हर्जा नहीं। तीसरी चीज ये कि अगर ईरान की स्थिति अब अच्छी होती है अमेरिका के शायद संभावित प्रतिबंधों को हटाने के बाद, तो ईरान से भी बात करनी चाहिए। और चौथी चीज ये कि इंटरनेशनली हमको ये दबाव डालना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमें बलूचिस्तान, सिंध और पीओजेके में भी हमें इनके बारे में भी दुनिया को आगाह करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान कमजोर होता रहे। ठीक है, प्रोफेसर विवेक सिंह, जल्दी से सर आपका फाइनल कमेंट। टेक्निकल एरर की वजह से आप बीच में चर्चा से हट गए थे सर, जाते जाते क्या कहेंगे? जी
देखिए, भारत का अफगानिस्तान के साथ जो है व्यापारिक और उसका सामरिक हित है, और ठीक है। हमारा 1 बिलियन से ऊपर का जो है ट्रेड होता है, बायलैटरल ट्रेड, और हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो भारत को तालिबान से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, वरना आपको पता है फिर से आवाज कट गई है, लेकिन आपका कहना है कि तालिबान से बात नहीं करनी चाहिए। सतीश सिंह, फाइनल कमेंट जल्दी से। बिल्कुल तालिबान से बात नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं बात करेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। ठीक। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति भारत के अनुकूल है, ठीक और ये दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक ऑन पीओके, और उस पर होता है तो निश्चित रूप से मैं मेजर जनरल साहब से सहमत हूं। पाकिस्तान और चीन को पसीना छूट जाएगा, अमेरिका, रूस, ईरान भी बहुत हद तक भारत, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहे हैं वो ईरान को भी दुखी कर रहा है, ठीक है सर। रसा को दुखी कर रहा है। तो ये समय है कि हम पीओके पर अपना कब्जा, ठीक है, वहां पर हमको और ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दी से खेमका साहब, जाते जाते क्या कहेंगे सर इकोनॉमी की दृष्टि से? मेरे हिसाब से इंडिया को पाकिस्तान कैसे वीक हो, ठीक है, उस पे प्रहार करना चाहिए और करना जोर से चाहिए। करना ठीक चाहिए, है। और अपने डायलॉग्स को मेंटेन करना चाहिए। जितने भी लोग हैं जो आपको आगे, जो वहां भी कोई भी सत्ता है, आपको अपने आप को डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग करके तालिबान की सारी चीजों पे खुद को मजबूत स्थिति में रखना होगा, हर हाल में रखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच ये जो जंग चल रही है, ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, किस तरफ आगे बढ़ेगा, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा, क्या इसका हश्र होगा, इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। साथ ही नजर भी बनी रहेगी कि भारत की किस तरह की रणनीति इस पर रहती है, खास तौर पर पाकिस्तान और चाइना के इस अफगानिस्तान तालिबान की जंग में इन्वॉल्वमेंट के बाद कश्मीर के लिहाज से भारत क्या कदम उठाता है, क्या फैसला करता है, तालिबान से बात करता है, नहीं करता है, क्या कुछ स्ट्रेटेजी भारत सरकार अपनाएगी, इस पर भी रहेगी नजर। फिलहाल मेरे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।